देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 बात करता है अर्निंग पर शेयर का। ये अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, थोड़ा भी आइडिया है तो बोलो। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है? सर बोलो। अगर जैसे मेरा कंपनी है, हाँ, हम एक शेयर से मार्केट से कितना पैसा उठाते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। वो तो फेस वैल्यू हो गया, वो तो इशू प्राइस हो गया। ये सर किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं आप, शेयर होल्डर की कंपनी? कंपनी। एक्चुअली में शेयर होल्डर और कंपनी का दो अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो ही नहीं सकता, दोनों सेम ही तो है। शेयर होल्डर ही कंपनी है, कंपनी ही शेयर होल्डर। देखो हम बताते हैं ईपीएस क्या होता है। यहाँ पे हम एक चीज ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा गौर से देखना। हम लोग सबसे पहले लेते हैं सेल्स, ठीक है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है मेरा कंट्रीब्यूशन, या तो उसको तुम लोग ग्रॉस प्रॉफिट भी बोल सकते हो, जीपी या कंट्रीब्यूशन, अच्छा बोलोगे कंट्रीब्यूशन। माइनस कर देते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट, तब आता था मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, ईबीआईटी। ईबीआईटी में से हम माइनस कर देते थे इंटरेस्ट जो कि हम डिबेंचर या लोन वालों को दे रहे हैं, तो मेरा बचता था अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से हम टैक्स दे देते हैं तो मेरा बचता था पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या उसको ईएटी भी बोल सकते हो, अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स देने के बाद कितना कमाई बचा। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी उनका डिविडेंड दे देते हैं तो मेरा बचता था प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, पाफेश, यानी सबको चुकाने के बाद इक्विटी वालों के लिए जो पैसा बचा उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देते थे, कितना शेयर इशू किए इससे डिवाइड किए तो आ गया ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर से जो कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है, पर शेयर कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है कंपनी, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रहा है पर शेयर कितना अर्न हो रहा है कंपनी को, इसको बोलते हैं ईपीएस। देखो कंपनी सबको चुकाया, वेरिएबल कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल और लेबर को चुकाया, है ना, मेरा वॉइस आ रहा है? जी सर। तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब कंपनी रॉ मटेरियल और लेबर वालों को चुकाया। जी। फिक्स कॉस्ट यानी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, रेंट, सैलरी, मैनेजर का सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट चुकाया। जी। तो बचा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब बाहर वालों को चुकाने का बारी आया। ये तो कंपनी के इंटरनल लोग थे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मतलब। अब आया इंटरेस्ट, तो डिवेंचर होल्डर को, लोन प्रोवाइडर को, बैंक्स को ब्याज चुका दिया। अब गवर्नमेंट को टैक्स भी चुका दिया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड भी चुका दिया। तो कंपनी सेल करके जो कमाया सब लोगों को चुकाने के बाद जो पैसा बचा वो बोलते हैं पाफेश, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी इक्विटी वालों के लिए कितना पैसा बचा उसको डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ शेयर से, तो आ जाएगा। यानी एक एग्जांपल में अगर पकड़े तो ये पाफेश मान लो 5 लाख रुपए आया और नंबर ऑफ शेयर मेरा कंपनी का 2 लाख शेयर इशू किया हुआ है, तो कंपनी 2.5 रुपया पर शेयर कमा रहा है। तो कंपनी का जो अर्निंग है, जो प्रॉफिट है, अगर कोई पूछे एक शेयर के पीछे कंपनी का कितना प्रॉफिट बचा तो बोलोगे 2.5 रुपया का प्रॉफिट बचा, सबको चुकाने के बाद, यानी सिर्फ इक्विटी वालों के लिए ईपीएस होता है। ये बात क्लियर आई थिंक। अब इसी चैप्टर का नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 अर्निंग पर शेयर। इस ईपीएस में कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो सीखने लायक। सबसे पहली बात, ईपीएस निकालने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग कॉमन पैरामीटर। देखो कंपेयर करते हैं ना लोग कि हम किस कंपनी में पैसा लगाएं और किस में नहीं, तो वो लोग कंपनी का ईपीएस देख के कंपेयर करते हैं, तो एक पैरामीटर मिल जाता है कंपेयर करने का। रिलायंस का ईपीएस मान लो 4 रुपया है
और टाटा का ईपीएस मान लो 7.5 रुपये है, तो बेटर ईपीएस टाटा का है, तो तुम टाटा में पैसा 7.5 लगाना, कैसे? तो तुम टाटा में पैसा लगाना बिलीव करोगे, अच्छा समझोगे। तो लोग एक कॉमन पैरामीटर मिल जाता है कंपेयर करने का। प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ ईपीएस, ये चैप्टर ये भी बताता है कि ईपीएस का प्रेजेंटेशन कैसे होगा अकाउंट्स में। और कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ सेम एंटिटी, तुम पिछला साल का ईपीएस को इस साल के ईपीएस से कंपेयर करोगे, अगर वो बढ़ा है तो कंपनी का ग्रोथ है, अगर वो घटा है तो कंपनी का ग्रोथ नहीं है। तो ये सब कंपैरिजन करने के लिए या ये सब ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ईपीएस निकाला जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन है एंटी डाइल्यूशन और दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डाइल्यूशन। अपने बोलते हैं दो टाइप का ईपीएस होता है, नॉन डाइल्यूटेड और डाइल्यूटेड ईपीएस। अब ये नॉन डाइल्यूटेड और डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है? अगर अपने बोले डाइल्यूटेड ईपीएस तो एक बात समझना, मेरा कंपनी ड्यूरिंग द ईयर तो मान लो साल के बिगनिंग में 1 लाख शेयर इशू करके बैठा था, फिर 4 महीना बीता और 2 लाख शेयर इशू कर दिया, टोटल बाजार में अब 3 लाख शेयर हो गया। फिर और 5 महीना बीता और 1 लाख शेयर पब्लिक से वापस ले लिया, बाई बैक कर लिया, अब मार्केट में कितना शेयर हो गया? 4 लाख। फिर कंपनी ईयर एंड आते आते और 2 लाख का शेयर वापस इशू कर दिया, तो कंपनी का टोटल शेयर बाजार में 6 लाख। तो ये तो ड्यूरिंग द ईयर नंबर ऑफ शेयर बदलते रहे, तो आप पूरा साल 6 लाख शेयर इशूड रहा, ये भी बोलना गलत, और पूरा साल 2 लाख या 3 लाख शेयर इशू बोलना रहा, ये भी गलत, क्योंकि हर वेटेज निकालना पड़ेगा ना, एवरेज बदलता रहता है। 3 महीना तक 4 लाख शेयर था, फिर 3 महीना तक 2 लाख शेयर था, फिर 5 महीना तक 5 लाख शेयर था, फिर 1 लाख वापस ले लिया, तो फिर 2-3 महीना तक 4 लाख शेयर था, तो कितना महीना कितना शेयर था वो वेटेड एवरेज निकालना पड़ सकता है। तो जब हम फ्लैट ईपीएस निकालते हैं, एक बार में ईयर एंड में जितना शेयर है उससे डिवाइडेड कर दिए, वो नॉर्मल ईपीएस हो गया, नॉन डाइल्यूटेड। और जब हम वेटेड ईपीएस निकालते हैं कि कितना महीना कितना शेयर इशू रहा, उससे डिवाइड करेंगे मेरे पाफेश को, तो फिर उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। तो पहला डेफिनेशन है एंटी डाइल्यूटेड, इंक्रीज इन ईपीएस और रिडक्शन इन लॉस पर शेयर ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट टू शेयर्स। तुम्हारा ईपीएस बढ़े या फिर लॉस कम हो, मान लो इस साल अर्निंग नहीं था, लॉस था, हो सकता है ना पर शेयर अर्निंग नहीं, पर शेयर लॉस निकल के आया क्योंकि मेरा पाफेज नेगेटिव आया, हो सकता है ये। लॉस अगर हुआ तो अगर लॉस कम हो रहा है या फिर प्रॉफिट बढ़ रहा है, कोई दूसरे शेयर के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाने के कारण, उसको बोलते हैं एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस। पाफे ईपीएस बढ़ रहा है या लॉस कम हो रहा है, यानी कंपनी को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि कुछ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, उसको बोलते हैं एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस। और डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होगा? उल्टा, रिडक्शन इन ईपीएस और इंक्रीज इन लॉस ड्यू टू शेयर नंबर इंक्रीजिंग। तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर बढ़ा, उसके कारण तुम्हारा ईपीएस कम हो गया या लॉस बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया या लॉस बढ़ गया, उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, ये दोनों टर्म क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट टर्म है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखो भैया, तुम कई एक नाम सुने हो ना, डिबेंचर, बॉन्ड, शेयर, ऑप्शन, कॉल, वारंट, ये सब वर्ड सुने हो। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, इन सब को क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्स, एक टाइप का डॉक्यूमेंट ही तो इशू करता है कंपनी। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। हाँ, लेकिन स्टाइलिश लैंग्वेज, फाइनेंस में उसको स्टाइलिश लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंस में स्टाइलिश लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन क्या है या क्या क्या आएगा उसमें? डिबेंचर्स, वारंट, बॉन्ड, ऑप्शंस,
ऑर्डिनरी शेयर्स सब आ गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। सर डिबेंचर वर्ड पहले भी सुने हैं, वारंट पहले भी सुने हैं, शेयर वारंट, बॉन्ड, शेयर्स ये भी पहले सुने हैं, ये ऑप्शंस पहली बार सुन रहे हैं, है ना। जी सर। ऑप्शन क्या होता है, यही सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का। ऑप्शन का मतलब दो टाइप का ऑप्शन होता है, पहले ये जान लो, कॉल एंड पुट। ये वर्ड सुने हो कभी, घर में शेयर का कोई लेन देन कर, बोलो। मेरे भैया करते हैं, बड़े पापा करते हैं, भैया करते सुने बोलते, लेकिन ऑप्शन में बहुत लॉस होता है। होता क्या है ये बताओ, क्या सुने हो। कि मान लीजिए मेरे को न्यूज़ मिला है कि इसका शेयर प्राइस बढ़ने वाला है। हाँ सही सही है, सही है, आगे बढ़ो। बढ़ने वाला है, तो हम उसका ज़्यादा उठा लिया, प्रॉफिट हुआ। भाई ये तो शेयर खरीदना हुआ। तो सुनो हम बताते हैं एक बहुत मस्त स्टोरी, बड़ा मजा आएगा अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो। 10 मिनट का गजब चीज सुनना है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बस इसी टॉपिक पे, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, ये 5 मिनट का है। कॉल और पुट होता क्या है। कॉल का मतलब होता है राइट टू बाई और पुट का मतलब होता है राइट टू सेल। पहले ये बात अच्छे से जान लो, कॉल का मतलब होता है राइट टू बाई और पुट का मतलब होता है राइट टू सेल। समझो एक चीज, रिलायंस का शेयर का आज का भाव तो बाजार में चल ही रहा है, जो तुमको आराम से वेबसाइट पे दिखाई देगा। तुमको रिलायंस के 2 महीना 3 महीने बाद का भी भाव पता रहेगा, एक्सपेक्टेड भाव, एक्सपेक्टेड भाव। मान लो रिलायंस का आज भाव चल रहा है 1900 रुपया और 3 महीना बाद का एक्सपेक्टेड भाव चल रहा है 2300 रुपया। तुमको यानी, और तुम मयंक जो है वो बुलिश है मार्केट में। बुलिश मतलब उसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट और बढ़ेगा। ये जो 3 महीना बाद 2300 दिख रहा है, ये 2300 नहीं रहेगा, ये 2500 जाएगा, 2500 जाएगा। तो मयंक क्या करेगा, लेकिन मयंक को इतना रुपया का, 1900 रुपया का मयंक अगर 100 शेयर खरीदेगा तो मयंक को कितना रुपया देना पड़ेगा, 1,90,000। तो 1,90,000 मयंक देना नहीं चाहता, लेकिन मयंक को अभी भी लगता है कि बाजार का भाव 2300 नहीं 2500 होगा ही होगा। तो हमको खरीदने का तो मन है, लेकिन 1,90,000 उलझाना भी नहीं। तो मयंक क्या किया, मयंक इसमें कमाना भी चाहता है और लंबा पैसा लगा के भी नहीं रखना चाहता। तो मयंक बोला हम इसका कॉल खरीदेंगे। कॉल खरीदने का मतलब क्या होता है आप समझना। मयंक गया शेयर मार्केट में और बोला मेरे को रिलायंस का 3 महीने बाद का कॉल दे दो, 10 ठो कॉल दे दो। वो लोग बोलेगा कॉल लेना चाहते हो, कॉल का मतलब जानते हो। बोला हाँ जानते हैं। बोला क्या जानते हो। बोला राइट टू बाई। बोला और थोड़ा डिटेल में समझाओ। मैं समझाया कि भैया हमको लगता है 3 महीने बाद रिलायंस का शेयर का भाव जो दिखा रहा है 2300 रुपया एक्सपेक्टेड, वो 2300 नहीं होगा, वो 2500 होगा या उससे भी ज़्यादा ही होगा। तो हमको अगर 3 महीना बाद वो 2300 से ऊपर गया तो हम खरीदेंगे 2300 के भाव में। ये आज ही बुकिंग कर रहे हैं। सोच लो मैं क्या बोल रहा है, अगर वो 2300 से ऊपर गया तब हम 2300 में खरीदेंगे 3 महीना बाद और 2300 के ऊपर के भाव में बेचेंगे। तो मयंक एक राइट खरीद रहा है, खरीदने का हक खरीद रहा है, इसी को बोलते हैं कॉल। उसके लिए पेमेंट नहीं करना। सुनो ना, तुम राइट खरीद रहे, मान लो 3 महीना बाद 2300 का भाव नहीं गया, मान लो 2100 पे रह गया 3 महीना बाद, तो मयंक कुछ नहीं खरीदेगा, मयंक छोड़ देगा, कॉल को लैप्स कर देगा। तो सर ये तो बड़ा फायदे का बात है, मेरी जेब से कुछ नहीं गया और अगर भाव नीचे गया तो हमको खरीदना ही नहीं पड़ा और अगर भाव ऊपर चला गया तो हमको खरीदने मिल गया। तो 2300 का भाव में खरीद के हम ऊपर के भाव में बेच देंगे। ये तो फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं, है ना। बेस 2300 ही रहेगा। हाँ, तुम 2300 अगर 2300 क्रॉस किया भाव एक्चुअली में 3 महीना बाद, तो तुम रिलायंस का शेयर लेगा, नहीं तो नहीं ले। तो मान लीजिए वो 2500 हो जाता। हाँ तो तुम 2300 का भाव में खरीदेगा, 2500 में बेच देगा। 200 रुपये मेरा प्रॉफिट है। हाँ, और भाव अगर 2200 आ गया, भाव अगर 2200 ही रह गया तो तुमको कॉल लेना ही नहीं है, तुम कॉल छोड़ दो, तुमको वहां कोई लॉस नहीं लगेगा। मतलब लॉस तो है नहीं, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट।
तो सर ये तो फिर पूरा दुनिया कर लेता। ये सही खेला है सर। नहीं नहीं सही नहीं है, तो फिर तो ये पूरा दुनिया कर लेता। तो शेयर मार्केट वाला तुमको बोला कि ये जो कॉल खरीदना चाहते हो तुम, इसके लिए तुमको आज कुछ प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा। पर कॉल हाँ, पर कॉल नहीं, सिक्योरिटी नहीं, खरीदने का भाव। पर कॉल तुम 100 रुपया खरीद रहे, पर कॉल तुम 100 रुपया में खरीद रहे, ठीक है। एक कॉल लगाने का 100 रुपया। हाँ, अब अगर भाव 2300 से ऊपर गया, 2400 कम से कम पार किया, तभी मयंक फायदे में रहेगा, नहीं तो फायदे में नहीं रहेगा। यानी मयंक भाव 2300 क्रॉस करेगा तो मयंक खरीदेगा, और फिर जो ऊपर का भाव होगा उस भाव में बेच देगा। नीचे रहा तो मयंक की जेब से खाली 100 रुपया पर कॉल गया और मयंक को कुछ नहीं खरीदना था, तो मयंक की जेब पे खाली 100 रुपया का नुकसान। नुकसान आया बट कम का। तो मयंक खरीदने का हक खरीद रहे, आज के ही प्राइस पे प्री डिटरमाइन करके 2300 रुपया में फिक्स कर लिया कि अगर 2300 प्लस गया तो हम खरीदेंगे, 2300 से नीचे रह गया तो हम कुछ नहीं खरीदेंगे। सिर्फ खरीदने का जो 100 रुपया प्रीमियम दिए पर कॉल, वो मेरा लैप्स हो जाएगा, वो 100 रुपया वो ब्रोकर रख ले। क्लियर है ये? वैसे ही राइट टू सेल क्या होता है? पुट। मयंक को लग रहा है भाव 2300 से नीचे आएगा, आज दिखा रहे तो कि 3 महीना बाद 2300 भाव रहेगा, बट मयंक श्योर है 2300 भाव रह नहीं सकता, उससे नीचे आएगा। तो मयंक बोल रहा है हम 3 महीना बाद बेचने का हक खरीद रहे हैं, 3 महीना बाद हम 2300 में बेचेंगे और नीचे का भाव में हम खरीद लेंगे, क्योंकि हम तो श्योर है 2300 क्रॉस नहीं करेगा। आज बता रहा है कि 3 महीना बाद 2300 का भाव होगा, मयंक बोल रहा है 2300 होगा ही नहीं कोई हालत में। मयंक श्योर है, मयंक बियरिश है मार्केट के बारे में कि बाजार नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा उल्टा। तो मयंक बेचने का हक खरीद लेगा। यानी आज मयंक डिसाइड कर लिया है, फिक्स कर लिया है कि हमको 2300 के भाव में रिलायंस का शेयर 3 महीना बाद बेचना है, ये बुकिंग कर लिया मयंक। अब 3 महीना बाद अगर भाव नीचे रहा तो मयंक 2300 में बेचेगा और नीचे के भाव में खरीद के उसको एडजस्ट कर देगा। और अगर 2300 से हम कैसे खरीदेगा? तुम बेचा और दूसरी जगह उसी समय तुम राइट टू बाई खरीद रहे ना, राइट टू सेल खरीद रहे ना। राइट टू सेल तो हम कर चुका बेचकर। हाँ, तो बेचने का हक खरीद लिया। अब तेरे पास है क्या रिलायंस का शेयर पहले से जो तुम बेचेगा 3 महीना बाद? है ही नहीं, तो है ही नहीं। तो उस समय 2300 के भाव के नीचे होगा बाजार में, जब तेरे हिसाब से। और अगर वो एक्चुअली में 2300 के नीचे ही रहा, मान ले वो 2100 रहा उस समय, तो उस समय तुम 2100 में खरीदेगा और 2300 में बेच देगा, क्योंकि तुम बुकिंग कर लिया 2300 में बेचने का। तो सर ऑटोमेटिकली मैं 200 रुपये फायदे ही हुआ। हाँ, और इसके लिए भी तुमको प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मान लो 2300 से ऊपर भाव चला गया, तब तो तुम बेवकूफ थोड़ी ना 2300 में बेच के ऊपर खरीदेगा, तब तुम उसको छोड़ देगा और जो प्रीमियम का अमाउंट दिया वो दे के भूल जाएगा। तो राइट टू बाई को बोलते हैं कॉल और राइट टू सेल को बोलते हैं पुट। ये बात क्लियर है? रिया प्रिया? जी सर। ठीक है। ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी नहीं है सब कंपनी के। जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है केवल उन्हीं के ऊपर मैंडेटरी है। और अब जब तुम ये वाला ईपीएस कैलकुलेट करोगे, तुमको अपने बैलेंस शीट पीएल में, अकाउंट्स में कुछ चीज़ें डिटेल में लिख के देनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या है वो डिस्क्लोजर? ईपीएस इज डाइल्यूटेड एंड ईपीएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुमको डाइल्यूटेड ईपीएस और नॉन डाइल्यूटेड ईपीएस यानी बेसिक ईपीएस दोनों बताना पड़ेगा, कितना निकल कर आया कैलकुलेशन के हिसाब से। रिपोर्टिंग ऑफ ईपीएस ऑफ कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो बिजनेस चल रहा है और जो बिजनेस बंद कर दियो, दोनों का ईपीएस तुमको अपने अकाउंट्स में अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा होल्डिंग कंपनी है, तुम किसी और कंपनी का, यानी तुम होल्डिंग और तुम्हारा कोई सब्सिडियरी है, तो तुमको उसका भी ईपीएस कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो ये 3 जानकारी तुमको अपने अकाउंट्स में देना पड़ेगा कि तुम्हारा बेसिक ईपीएस कितना है, डाइल्यूटेड ईपीएस कितना है, तुम्हारा जो बिजनेस बंद हो गया या चालू है दोनों का अलग अलग ईपीएस कितना है, और तुम्हारा सब्सिडियरी कंपनी का भी ईपीएस, यानी तुम जो होल्डिंग हो तो तुम्हें कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाओगे उसका भी ईपीएस कितना है।
ये तीनों बातें तुमको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और ये EPS कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सर अभी तो आप लिखे हो पूरा जो फॉर्मेट, पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। ये देखो यही तो लिखा था, पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हुआ, जो आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर की है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि हर 2-3 महीने में अगर शेयर बदल रहा है तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, तुम्हारा EPS आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन का फॉर्मूला है।